11 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक नई कक्षा पर्यावरण प्रदूषण जो कि परीक्षा उपयोगी है, और चाहे वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चाहे राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सभी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरणीय जो घटक है, जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय मतलब जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसकी आवश्यकता न हो वैसा परिवर्तन हो जाए और उस परिवर्तन का दुष्प्रभाव हमारे जीवधारियों व अन्य पर उसका हानिकारक हो। प्रभाव कैसा हो? हानिकारक हो, प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। तो प्रदूषण की परिभाषा हम लिखेंगे कि पर्यावरणीय घटकों वायु, जल, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों जिससे जीवधारियों व अन्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक। और प्रदूषण कैसे फैलता है? तो प्रदूषण फैलाने वाले क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। जो प्रदूषण फैलाने वाले क्या कहते हैं? प्रदूषक होते हैं। जैसे धूल कण हो गया, आपका गैस हो गया, ऊष्मा हो गया आदि। ठीक। अब देखिए, प्रदूषण के जो हम लोगों के प्रकार हैं, दो होते हैं सामान्यतः अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन है तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या क्या हो जाएगा? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बादल की गरज आदि। वहीं मानव निर्मित प्रदूषण में आ जाएगा, जैसे आपका दूषित जल, CO2 का उत्सर्जन, CFC का उत्सर्जन, नाइट्रेट आदि। ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया प्रदूषण के प्रकार। ठीक। और अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? अवस्था के आधार पर एक होगा सॉलिड, ठोस कणकीय प्रदूषक, इसमें आ जाएगा सीसा, पारा, एस्बेस्टस। दूसरा जो होगा द्रव प्रदूषक, इसमें अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि आएंगे। और तीसरा जो प्रदूषक होगा गैसीय प्रदूषक, CO2, CFCS। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CFCS मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, आदि। ठीक। अब देखिए, अब प्रदूषण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। प्रदूषण के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे आज पहला प्रकार जो होता है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक। अब जल प्रदूषण का सोर्स क्या है? जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत देखिए, उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट हो गए पारा, कैडमियम, एस्बेस्टस, या चमड़ा फैक्ट्री का जो कचरा होता है, अपशिष्ट। ठीक। ये नालों के माध्यम से नदियों में विलयित होते हैं और इनके जल को दूषित करते हैं। ठीक। दूसरा जो
जल प्रदूषण का सोर्स है मानव की दैनिक क्रियाओं द्वारा, जैसे अनुपयोगी पदार्थ, द्रव अपशिष्ट आदि भी जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक, अगला जो है कृषि में कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से, जैसे कवकनाशी, कीटनाशी, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। N मतलब नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम का अनुपयोगी प्रयोग, जैसे अनुपयोगी प्रयोग मतलब NPK का जो रेशियो होता है सामान्य फसल के लिए वो 1:2:2 होता है, दलहनी के लिए होता है 4:2:2। तो कई जगह में ये किसानों को ये जानकारी ही नहीं होती कि उर्वरकों का किस फसल में कितना उपयोग करना चाहिए और उनकी मात्रा का अनुपात क्या होना चाहिए। वही जब उर्वरक कृषि में मिट्टी में मिल के मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब करेंगे और वही मिट्टी अपरदित होकर नदी में जाएगा, जिससे नदी का जल क्या होगा, प्रदूषित होगा। ठीक, अब जल प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं उसको आइए जल जनित बीमारियां हैं, उसमें जीवाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। जीवाणु द्वारा अतिसार, टाइफाइड, हैजा। ठीक, पेचिस अमीबा द्वारा, और पीलिया जो बीमारी होती है वो विषाणु जनित है, अर्थात विषाणु के द्वारा होती है। अब अगला है एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर से होने वाली बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। जो जल में मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जो ठहरा हुआ जल होता है, उससे जो बीमारी होती है उसमें डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है। एक बच्चों में होने वाली बीमारी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। ठीक, ये सामान्यतः बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, जो पीने योग्य पानी होता है उसमें 20 ppm से अधिक नाइट्रेट के आयन हो जाते हैं। ठीक, जो बच्चों में ऑक्सीजन वो पीते हैं तो ऑक्सीजन रुक जाता है और बच्चों का शरीर नीला हो जाता है, जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक, रोग किसको होता है, तो सामान्यतः बच्चों को इस रोग में क्या होता है, तो ऑक्सीजन रुक जाता है, शरीर में ऑक्सीजन रुक जाता है। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम वयस्कों में क्यों नहीं होता है, वयस्कों में नहीं होता है क्योंकि 45 ppm नाइट्रेट आयन सहने की क्षमता वयस्कों में होती है, इसलिए यह रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग वयस्क में नहीं होता है। अब एक प्रमुख बात यह है कि पीने वाले पानी में ppm कितना होना चाहिए नाइट्रेट आयन, तो ये 10 ppm नाइट्रेट आयन होना चाहिए पीने वाले पानी में। ठीक, अब आइए आगे कुछ जल प्रदूषण से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को जानते हैं। हाँ, अब देखिए प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक, पर्यावरण शोध प्रयोगशाला कहाँ है, पर्यावरण शोध प्रयोगशाला आपकी लखनऊ में है। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक, तो पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता को मानक मानकर इसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। मतलब जल को 5 वर्ग में वर्गीकृत किया है। पहला जो हम लोगों का वर्ग है ए वर्ग, जो ए वर्ग का जल होगा वो पीने योग्य होगा। दूसरा बी वर्ग का जो जल होगा वो उसमें स्नान, तैराकी व मनोरंजन के लिए है। ठीक,
जो वाटर पार्क होते हैं, ठीक, मनोरंजन स्थल जल के लिए। सी वर्ग का जो जल होता है वो पारंपरिक उपचार के बाद पिएंगे, पीने योग्य हो जाता है, जैसे फिल्टर करेंगे। डी वर्ग का जो जल होता है वो वन्य जीव व मछलीय होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गंगा या यमुना का जल किस वर्ग के जल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो गंगा व यमुना का पानी डी वर्ग जल के अंतर्गत आता है, ठीक, अर्थात गंगा या यमुना का पानी पीने लायक नहीं है। अब अंतिम ई वर्ग है। ई वर्ग का जल सिंचाई, औद्योगिक शीतलन व अपशिष्ट निपटान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद एक क्रोमैटोग्राफी यंत्र है। क्रोमैटोग्राफी यंत्र से क्या होता है, तो जल में कार्बनिक यौगिकों को मापा जाता है, ठीक। क्रोमैटोग्राफी से क्या होता है, जल में कितने कार्बनिक यौगिक है उसकी मात्रा का जो मापन किया जाने वाला यंत्र है उसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, ठीक। एक ये छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात, 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर जल में जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। अगर प्रति लीटर जल में 0.01 मिलीग्राम से ऊपर फ्लोराइड की मात्रा हो जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। आप लोगों को हमारी कक्षाएं कैसी लग रही हैं ये हमें बताएं। हमारे चैनल को आप लोग इल्विन क्लासेस को यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इसमें पर्यावरण से संबंधित जितनी वीडियोज़ हैं वो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे अपनाकर आप परीक्षा में सफलता पा सकते हैं।